नमस्कार बच्चों, आज देखिए हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, समास। जो समास को पढ़ने से पहले चलिए इसकी एक बार परिभाषा देखते हैं, फिर उसको मैं सरल शब्दों में आपको समझाती हूँ। जो पहले अगर हम समास की परिभाषा को देखते हैं तो समास की परिभाषा में क्या लिखा है, शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। आइए इसको सरल शब्दों में समझते हैं। जैसा कि हमने परिभाषा में पढ़ा, शब्दों का संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब इसको सरल भाषा में देखने के लिए, जैसे कोई भी शब्द समूह होता है तो उसका संक्षेपीकरण मतलब कि उसको संक्षेप में लिखना, घटा देना, शब्दों को घटा देना और संक्षिप्त कर देना, कम करना, ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इसको हम समास कहते हैं। इसको उदाहरण से एक बार समझते हैं। जैसे कि ये शब्द समूह है राजा का महल। शब्द समूह से क्या मतलब होता है, शब्दों का समूह। अब इस शब्द समूह को मैंने संक्षिप्त कर दिया, कम कर दिया, घटा करके एक नए शब्द में लिख दिया, राजमहल। तो राजा का महल से क्या हो गया, राजमहल। उसी प्रकार एक ही शब्द समूह देश के लिए भक्ति। अब इसको मैंने घटा करके, कम करके, संक्षिप्त करके एक शब्द में लिख दिया, देशभक्ति। तो बच्चों हम ये देखते हैं कि किसी भी शब्द समूह को संक्षिप्त करके लिखना समास कहलाता है। तो ये प्रक्रिया समास कहती है। मगर बच्चों इस बात में एक बात याद रखिएगा, जब भी हम किसी शब्द समूह को संक्षिप्त करके लिखते हैं, एक शब्द में लिखते हैं, तो उसमें लिखने में हम उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे राजा का महल और राजमहल दोनों का एक ही अर्थ है। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, दोनों का अर्थ एक ही है। तो हम समास को समस्त पद भी कहते हैं। समस्त पद से मतलब क्या होता है, सारे पद। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आता है कि पद का मतलब क्या होता है। तो बच्चों पद जो होता है, जैसे कि हम कोई एक शब्द लिख रहे हैं तो हमने इसको शब्द बोला। जब उसी शब्द का प्रयोग हम शब्द वाक्यांश में या किसी वाक्य में करते हैं तो उसको हम पद नहीं बोलते। ठीक है, अगर राजा हमने अकेले लिखा तो राजा। अब राजा का प्रयोग हमने शब्द समूह में करा तो उसको शब्द नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, पद। पहला पद, दूसरा पद। ठीक है, उसे देश के लिए भक्ति, देश पहला पद हो गया। तो ये समस्त पद मतलब सारे पद, यानी कि समास। ठीक, अब ये बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं। तो बच्चों आपको समस्त पद का मतलब समझ में आ गया होगा। तो समस्त पद में भी दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद। इसको समासिक शब्द भी कहते हैं। अब पूर्व पद उत्तर पद कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। चलिए देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा है गुरु दक्षिणा। तो गुरु दक्षिणा में गुरु जो है आपका पूर्व पद हो गया और दक्षिणा क्या हो गया, उत्तर पद। ठीक है, आपने यहाँ तक समझ लिया कि समास और समस्त पद किसे कहते हैं। समास को ही समस्त पद कहते हैं। अब दूसरी चीज़ आपकी आ रही है समास विग्रह। समास विग्रह का मतलब क्या होता है, जो समस्त पद है उसी का अलग अलग पदों में लिखना समास विग्रह कहलाता है। कैसे, चलिए आगे देखते हैं। अब समझते हैं कि समास विग्रह क्या होता है। समास देखिए, ये जो आपने ये लिखा हुआ गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा ये समस्त पद है, मतलब सारे पदों को एक में करके लिखा, एक बना दिया। ठीक है, अब इसी को जब हम इन्हीं पदों को जब अलग अलग करके लिखते हैं तो उसको समास विग्रह कहते हैं। गुरु दक्षिणा समस्त पद, गुरु के लिए दक्षिणा ये आपका समास विग्रह। विग्रह का मतलब होता है अलग अलग करना, सारे पदों को अलग अलग करना। समस्त पद मतलब सारे पद को एक साथ लिखना, एक शब्द बना करके। राजमहल समस्त पद है और इसका विग्रह क्या होगा, समास विग्रह, राजा का महल। उसी प्रकार देशभक्ति समस्त पद और समास विग्रह हो गया, देश के लिए भक्ति। रात दिन आपका समस्त पद और इसका समास विग्रह हो गया, रात और दिन। तो बच्चों यहाँ तक आपको समास, समस्त पद, सामासिक शब्द एक ही चीज़ है, ये समझ में आ गया। और समास विग्रह क्या होता है ये समझ में आ गया। इसका विग्रह कैसे करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और एक चीज़ मैंने और बताई थी, समस्त पद में दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद। चलिए इन सब प्रक्रियाओं के आधार पर समास के 6 भेद बांटे गए। ठीक है, उसको आगे समझते हैं। समास के भेद बच्चों, समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विग समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है, प्रत्येक समास में दो दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। किसी में पूर्व पद की प्रधानता होती है, किसी में उत्तर पद की प्रधानता होती है। तो देखते हैं किसमें पूर्व पद की प्रधानता, किसमें उत्तर पद की प्रधानता ज़्यादा होती है।
देखिए बच्चों, अव्ययी भाव समाज में पूर्व पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समाज, कर्मधारय समाज, द्विगु समाज में उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, और पूर्व पद गौड़ यानी कि दूसरा पद होता है। और द्वंद्व समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समाज में तीसरा पद प्रधान होता है। तो इसको एक जगह आप नोट कर लीजिएगा। आइए सबसे पहले समझते हैं अव्ययी भाव समास। सबसे पहले पढ़ते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास को समझने से पहले उसकी परिभाषा पढ़ते हैं, फिर उसको सरल अर्थ में बताती हूँ मैं। जिस समाज या समस्त पद का उत्तर पद गौड़ और पूर्व पद प्रधान तथा अव्यय होता है। ठीक है, तो जैसे कि हर समास को पहचानने का एक तरीका होता है, जैसे मैंने और भी वीडियो में आपको समझाया होगा। तो अब अव्ययी भाव समास या समस्त पद को पहचानने का तरीका क्या है कि इसका जैसे दो पद होते हैं, उत्तर पद और पूर्व पद। तो इसमें जो पूर्व पद होता है वो प्रधान होता है, उसकी विशेषता ज़्यादा होती है और वो अव्यय होता है। अव्यय का तो अर्थ आपको पता है, अव्यय शब्द मैंने पहले भी समझाया था। और एक चीज़ और होती है, जब इनका विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय उत्तर पद पहले लिखा जाता है। उत्तर पद जैसे होता है ना, पूर्व पद उत्तर पद, तो उत्तर पद को पहले लिखा जाता है तथा पूर्व पद का अर्थ बाद में लिखा जाता है। तो ये आपको समझ में आ गई अव्ययी भाव समास की पहचान कैसे करते हैं, जिस समाज में पहला पद अव्यय हो। ठीक, वही उसकी पहचान है। अब उदाहरण समझते हैं, जैसे कि समस्त पद है, समास है आजीवन। आजीवन में पहला पद आपका जो है अव्यय है, और जब हमने विग्रह करा तो ये जो उत्तर पद है, उत्तर पद इसमें पहले आ जाता है। विग्रह जैसे मैंने आपको बताया था ना, विग्रह करते समय उत्तर पद पहले लिखा जाता है और पूर्व पद का अर्थ बाद में होता है। तो जीवन से उत्तर पद है, जीवन पर्यंत, ये इसका विग्रह हो गया। उसी प्रकार यथाशक्ति, यथाशक्ति में पूर्व पद यथा शब्द जो है आपका अव्यय है, तो जिसका मतलब होता है के अनुसार। तो अब जी शक्ति है आपका उत्तर पद है, तो इसमें उत्तर पद पहले आ गया और पूर्व पद इसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए बाद में आ गया। तो अव्ययी भाव की समास की पहचान क्या है, तरीका क्या है कि पहला पद जो होता है वो अव्यय होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, दूसरे समास को समझते हैं, तत्पुरुष समास। इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं, वह समाज जिसमें दूसरा पद अर्थात उत्तर पद, दूसरा पद यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है, उसकी मतलब उसकी प्रधानता ज़्यादा होती है, अर्थात बीच में आने वाले पर सर्गों का लोप हो जाता है। पर सर्ग से आपको याद आ रहा है किस में पढ़ा था, कारक चिन्ह को पर सर्ग बोलते हैं। ठीक है, अब तत्पुरुष समास की विशेषता क्या होती है कि उसमें कारक, जब हम उसका विग्रह करते हैं तो कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जब उसका समस्त पद बनाते हैं तो कारक चिन्ह उसमें से गायब हो जाते हैं, यानी कि उनका लोप हो जाता है। अच्छा, अब एक चीज़ बताएं, जब कारक चिन्ह कारक कितने होते हैं, कारक होते हैं 8। ठीक है, मगर इसमें तत्पुरुष समाज में कर्ता कारक और संबोधन कारक चिन्हों को छोड़ करके बाकी 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। तो अब 6 कारक चिन्ह भी हो गए। 6 कारक चिन्ह के आधार पर अब इन दोनों कारकों के अतिरिक्त अन्य सभी कारकों के आधार पर इस समाज के 6 भेद हैं। तो अब जब 2 कारक हट गए तो 6 कारक बचे। 6 कारक के आधार पर तत्पुरुष समाज के भी 6 भेद होते हैं। तो कारक चिन्ह आपको याद आ रहा होगा, जैसे कि कर्म के लिए कर्म का कारक चिन्ह होता है को, करण का होता है से, संप्रदान का होता है के लिए। ठीक, अब इसको आगे और अच्छे से समझते हैं। जैसे आप कर्ता कारक को मैंने छोड़ दिया, अब उसके बाद क्या आता है कर्म कारक। तो पहला आपका पहला तत्पुरुष समास का भेद क्या होगा, कर्म तत्पुरुष समास। अब इसका उदाहरण समझते हैं। ये समस्त पद है यश प्राप्त और विग्रह है यश को प्राप्त। ठीक है, तो यश को प्राप्त अगर आपने कहीं पे शब्द समूह देखा तो आपने देखा इससे बीच में कारक चिन्ह कौन सा है, को। तो इससे आपने तुरंत पहचान लिया कि तत्पुरुष समास है। और जब आपने इसका समस्त पद बनाया तो इस कारक चिन्ह को आपने गायब कर दिया, इसका लोप। जब हम समास विग्रह से समस्त पद बनाते हैं तो बीच में आए हुए कारक चिन्हों को हम हटा देते हैं, और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं शब्द के आधार पर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो तत्पुरुष समास की विशेषता क्या होती है कि इसमें जब हम समास विग्रह करते हैं तो कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, और जब समस्त पद बनाते हैं तो कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। ठीक है, अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि हम पहचाने कैसे। तो बच्चों, जब हमारे सामने शब्द होते हैं, शब्द को पहचानने के लिए वो कौन सा समास है
तो उसका हम विग्रह करके देखते हैं। विग्रह करके जैसे ही हम देखते हैं तुरंत ही हमारे सामने आंसर आ जाता है। जैसे कि मानिए अब ये शब्द है यश प्राप्त। यश प्राप्त समस्त पद है, हमें नहीं समझ में आ रहा कौन सा समास है, ठीक। तो हमने उसका विग्रह करा, यश को प्राप्त। जैसे ही यश को प्राप्त सामने पिक्चर आ गई को शब्द, को तो कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह का प्रयोग किसमें होता है? तत्पुरुष समाज में। तो फटाक से आपने लिख दिया तत्पुरुष समाज। अब तत्पुरुष समाज के कौन से भेजना कि को है तो किसका कारक चिन्ह होता है? को कर्म कर्म कारक का, तो कर्म तत्पुरुष समाज में आ जाएगा। इसी प्रकार और उदाहरण देखिए। अब उसी कर्म तीसरा आपका कारक कौन सा होता है? करण कारक। तो करण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से। अब उदाहरण में देखिए, समस्त पद है मन चाहा। विग्रह करते समय मन से चाहा। जब आपके सामने शब्द समूह है मन से चाहा, से को देख के तुरंत पहचान लिया ये तो कारक विभक्ति चिन्ह है, तो ये तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास में कौन सा भेद होगा? से कारक चिन्ह है। से कारक चिन्ह अपादान में भी होता है, मगर यहाँ पे इसमें इसके साधन का बोध हो रहा है, तो ये मन से चाहा, तो ये मन चाहा और करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए संप्रदान कारक है। गुरु दक्षिणा समस्त पद है। विग्रह करा गुरु के लिए दक्षिणा, के लिए शब्द क्या है? संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो हमने तुरंत पहचान लिया है कि ये तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास को पहचानने की ट्रिक क्या होती है कि तत्पुरुष समास में जब हम विग्रह करते हैं समस्त पद का, तो हमारे सामने तुरंत निकल आता है बीच में कारक चिन्ह होते हैं। जब उसका समस्त पद बनाते हैं तो इन कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। अब आप लोग जैसे पूछ रहे हैं ना कि आप शब्दों को कैसे बचाने, शब्द को आप सबसे पहले विग्रह करिए। विग्रह करने के बाद आप सामने उत्तर स्वयं आ जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। दूसरा समास समझाने से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये आपको समझने में सहायता करेगा। और एक बात और है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं करा है, तो आप सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। और मेरे चैनल को अगर आपको चीज़ समझ में आ रही है तो आप उसका लाइक बटन दबा दीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। बच्चों अगला समाज है द्विगु समाज। तो द्विगु समाज की विशेषता क्या होती है कि इसका पहला पद जो होता है संख्यावाची होता है। आइए परिभाषा को पढ़ते हैं। जिस समाज में पहला पद संख्यावाची तथा समस्त पद समूह बोधक हो उसे द्विगु समाज कहते हैं, ठीक है। अब ये संख्यावाची से मतलब क्या होता है? संख्या को बताने वाला। तो देखिए हर समाज में दो पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद। तो जो पहला पद संख्या बताने वाला होता है, यही इसकी द्विगु समाज की विशेषता है। इसी से आप उसको समास को पहचान सकते हो। और जो समस्त पद जब बनता है तो पूरे एक समूह को बोध कराता है, समूह बोधक होता है। तो ये इसकी एक पहचान है द्विगु समाज की। अब उसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे समस्त पद है नवरात्र। तो जब आपने शब्द को देखा, शब्द को देखते साथ ही आपको दिख गया नव यानी कि 9 संख्या बता रहा है, तो फटाक से आपने लिख दिया द्विगु समास है। जब विग्रह करा तो इसको समूह का बोध होता है, समस्त, तो ये 9 रातों का समूह नवरात्र। उसी प्रकार शताब्दी, शत से आपको तुरंत समझ में आया 100, तो 100 जब आ गया तो संख्यावाची हो गया। तो इसकी पहचान ही यही है कि पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है। विग्रह करते समय 100 वर्षों का समूह, अब ये समूह का बोध करा रहा है। तीसरा है चौराहा। चौराहा, चौ से ही आपको समझ में आ गया कि ये संख्या बता रहा है, तो पहला पद संख्यावाची है और इसका विग्रह करने पे 4 राहों का समूह। तो द्विगु समास की पहचानने का तरीका क्या होता है? पहला पद संख्यावाची होता है, संख्या को बताने वाला होता है, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया, आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे के समास को देखते हैं। अगला समास है द्वंद्व समास। जैसे मैंने हर बार समास को आपको पहचानने का तरीका विशेषता बताते जा रहे हैं, उसी प्रकार द्वंद्व समास को पहचानने का तरीका क्या होता है उससे पहले परिभाषा पढ़ते हैं। जिस समास में दोनों पद जैसे कि पूर्व पद और उत्तर पद अर्थ की दृष्टि से स्वतंत्र, मतलब दोनों पदों के जो अर्थ देखोगे दोनों ही अपने अलग ही अर्थ देते हैं, तथा प्रधान, और दोनों की प्रधानता क्या होती है? बराबर होती है। इसलिए इस समाज में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं। और विग्रह करने पर, जब उनका विग्रह करते हैं तो और, या, अथवा, एवं ऐसे समुच्चय बोधक शब्द लगते हों।
तो ऐसे समास को क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। समुच्चय बोधक शब्द आपको पता होगा क्या होते हैं, ठीक है। अब इसकी एक पहचान और होती है कि समस्त पद में बीच में योजक चिन्ह होता है, ठीक है। तो द्वंद्व समास की पहचान क्या होती है? जो समस्त पद होता है, समस्त पद में के बीच में योजक चिन्ह होता है और दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। रात प्रधान होते हैं प्लस में स्वतंत्र होते हैं। रात का अर्थ अपना अलग स्वतंत्र अर्थ है, दिन का अपना एक अलग स्वतंत्र अर्थ है, ठीक है। पहचान के लिए शब्द के बीच में, समस्त पद के बीच में योजक चिन्ह होता है और विग्रह जब हम करते हैं तो इस योजक चिन्ह को हटा करके और अथवा एवं इन सब समुच्चय बोधक शब्दों को प्रयोग करते हैं। जैसे रात दिन, विग्रह करने पर रात और दिन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, चाय कॉफ़ी, चाय या कॉफ़ी। तो इसकी पहचान क्या है? शब्द समस्त पद में बीच में योजक चिन्ह आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे समास देखते हैं, कर्मधारय समास। पहले इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं, फिर इसको सरल शब्दों में बताऊंगी मैं। जिस समास से पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। ये थोड़ा सा गलत लिखा था, मैंने सेटल करके इसको सही से लिख दिया विशेष्य। या फिर पहला पद उपमेय एवं दूसरा पद उपमान होता है तो उससे कर्मधारय समास कहते हैं। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कौन से समास में कौन सा पद प्रधान होता है। अब हम इसको सरल भाषा में समझते हैं कि जिस समास में पहला पद विशेषण, विशेषण का तो मतलब आपको पता है जो विशेषता बताने वाला शब्द होता है, और दूसरा पद विशेष्य, मतलब विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि जिसे पहला पद उपमेय और दूसरा पद उपमान होता है। उपमेय उपमान क्या होता है? जब हम किसी चीज़ की समानता दूसरी चीज़ से करते हैं तो उसमें उपमेय उपमान का प्रयोग होता है। तो ऐसे समास को हम क्या बोलते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। इस समास से पहला दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। अब उदाहरण से समझते हैं। जैसे समस्त पद में है महादेव। महादेव ये विशेषण विशेष्य। विशेषण क्या है कि महान, और देव कौन, महान कौन है? देव। देव की विशेषता है वो महान है। अब इसका विग्रह महान है जो देव। तो इस प्रकार हम इस चीज़ को पहचान सकते हैं कि कर्मधारय समास है। दूसरा क्या है? नील गाय। गाय की विशेषता क्या है कि वो नीली है, तो नीली उसकी विशेषता है, तो विशेषण और ये हो गया विशेष्य। अब हमने विग्रह करा, नीली है जो गाय, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा कि जिसमें विशेषण विशेष्य होता है, उपमेय उपमान होता है। अब जैसे शशि मुख, शशि का मतलब क्या होता है? चंद्रमा। मुख का मतलब क्या होता है? चेहरा। अब मुख की समानता किससे करी गई है? चंद्रमा से। तो जिसका मुख चंद्रमा के समान हो, तो यह उपमेय और उपमान हो गया। शशि के समान मुख वाला, ठीक है। अब मृग नयन, मृग मतलब हिरण, नयन मतलब की आँख, जिसकी आँख मृग के समान हो, मृग नयन। तो ये हो गया उपमेय उपमान। तो मृग के समान नयन, इसका हो गया विग्रह। तो आपको कर्मधारय समास की को समझने की ट्रिक समझ में आ गई होगी कि जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, या फिर पहला पद उपमेय और दूसरा पद उपमान हो। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब आखिरी बचा है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास की पहले परिभाषा पढ़ते हैं। जिस समास में दोनों पद गौड़ तथा अन्य कोई अन्य पद प्रधान हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि समस्त पद में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। इनमें से किसी एक पद की प्रधानता ज़्यादा होती है, मगर इसमें क्या होता है, इन दोनों ही पद गौड़, यानी कि इसमें दोनों पद गौड़ मतलब दूसरे मतलब उससे प्रधानता उनकी ज़्यादा नहीं होती। जब हम उनका विग्रह करते तो एक अन्य पद सामने आता है जो प्रधान होता है, तो वही बहुब्रीहि समास की विशेषता होती है। तो ये कर्मधारय समास से कभी लोग कंफ्यूज होते हैं कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में। तो बहुब्रीहि समास की विशेषता क्या होती है कि उसे विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान के साथ साथ तीसरा अन्य पद भी आता है। उदाहरण के लिए समझते हैं। जैसे गजानन, गजानन मतलब कि गज यानी कि हाथी, आनन मतलब कि सिर या फिर मुख। तो हाथी के समान सिर या मुख वाला अर्थात कौन है गजानन? गणेश जी। तो तीसरा पद इसमें क्या आ रहा है? गणेश, जो सबसे अधिक प्रधान है, इसलिए बहुब्रीहि समास है। अब दूसरा उदाहरण नीलकंठ यानी कि नीलाकंठ। अब नीलाकंठ से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो
कर्मधारय समास है, मगर जब हम इसका विग्रह कर रहे हैं, नीला है कंठ जिसका, तो नीला कंठ किसका है? शिव जी का। तो अन्य पद क्या आ रहा है? शिव। तो इस प्रकार ये बहुब्रीहि समास है। तो बहुब्रीहि समास का मतलब कि जिसमें दोनों पद गौड़ हो और एक तीसरा पद निकल कर के आए जिसकी प्रधानता सबसे अधिक हो, तो वो बहुब्रीहि समास कहलाता है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको समास के भेद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसको एक बार अच्छे से और जानने के लिए छोटा सा एक अभ्यास कार्य करते हैं, ठीक है? चलिए बच्चों, अभ्यास कार्य आरंभ करते हैं। बच्चों, एक बात को ध्यान में रखिए, जब भी हम किसी अभ्यास कार्य को करते हैं तो अभ्यास कार्य से संबंधित निर्देश को अवश्य पढ़ते हैं। तो यहाँ निर्देश क्या दिया गया? निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो जो आपको समस्त पद दिए गए, पहले उनका विग्रह करना है, फिर समास का नाम लिखना है। जैसे देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हमें समास का नाम का पता करना है तो हमें पहले समस्त पद का विग्रह करना पड़ेगा। विग्रह करने के बाद अपने आप सामने आंसर आ जाता है। जैसे है पाप पुण्य, पाप पुण्य में बीच में योजक चिन्ह है। तो योजक चिन्ह किस में था? मैंने आपको पहले बताया था, द्वंद्व समाज में योजक चिन्ह आता है, ये इसकी पहचान होती है। विग्रह करते समय उसमें और या एवं शब्दों, योजक शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इसका पाप पुण्य का विग्रह, समास विग्रह क्या होगा? पाप और पुण्य। इसी से आपको तुरंत समझ में आ गया कि ये द्वंद्व समास है। नेक्स्ट है यथाशक्ति। तो यथा जो पहला पद है वो अव्यय है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि अव्यय जिसमें पहला पद होता है वह अव्ययी भाव समास होता है। तो जब हम इसका विग्रह करते हैं तो उसमें दूसरा पद पहले आ जाता है और पहला पद बाद में आता है। तो इसका विग्रह करने पर शक्ति के अनुसार, ये अव्ययी भाव समास। ठीक, अब आ रहा है दशानन। दशानन में जब हमने देखा कि दश है और आनंद, तो 10 सिर, तो ऐसे तो हम इसमें देखेंगे तो संख्यावाची हो रहा है, मगर इसमें एक अन्य पद भी आ रहा है, तो बहुब्रीहि समाज में ये आएगा दशानन। यानी कि जब विग्रह करने पर 10 है जिसके सिर या फिर मुख, यानी कि रावण, तो अन्य पद रावण आ रहा है, तो ये बहुब्रीहि समास है। तिरंगा, तिरंगा में पहला पद क्या है आपका? संख्यावाची है, यानी कि तीन रंगों वाला, 3 रंगों का समूह, जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है, वो द्विगु समाज होता है। विग्रह करने से हमें ये बात समझ में आ गई, तो हमने लिखा द्विगु समाज। अब आ रहा है नेक्स्ट विद्याधन। विद्याधन हमें नहीं समझ में आ रहा कौन सा समाज है, तो हमने उसका विग्रह करा विद्या रूपी धन। विद्या रूपी धन मतलब धन को किसके समान बताया गया है? विद्या को किसके समान बताया गया? धन के समान। तो विद्या को धन के समान बताया गया है, तो ये कर्मधारय समाज। अब आ रहा है कार्य कुशल। नहीं समझ में आ रहा कौन सा समाज है, तो हमने इसका विग्रह करा कार्य में कुशल। सामने आ गया में क्या है? कारक चिन्ह है। तो ये कारक चिन्ह किस में आता है? तत्पुरुष समाज में। तो ये हो गया तत्पुरुष समाज। अब ये में कारक चिन्ह है, तो में कारक चिन्ह किसका होता है? अधिकरण का। तो ये कौन सा समाज हो गया? अधिकरण तत्पुरुष समाज। तो चलिए बच्चों, आपको समाज और समाज के भेद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।